जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न का मैं 15वां सेट लेकर आया हूं, जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़ गए हैं एक बार फटाफट सभी को क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 29। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करिए, जितने लोग भी जुड़ गए हैं कमेंट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। कमेंट एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 30 है इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 27 क्या है, तो याद रखिएगा किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता होती है। अगर अनुच्छेद 28 की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि धार्मिक पूजा में जो धार्मिक शिक्षा या कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल, गृह मंत्री या फिर मुख्य आयुक्त। चलिए सभी लोग आंसर देंगे फटाफट, सभी लोग कमेंट करते रहिए। गलत या सही करेंगे तभी जो आपका डाउट रहेगा वो आउट होगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके प्रशासक को कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको बता दो कि वर्तमान में याद रखिएगा वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से देखिए जो 5 राज्य हैं, ठीक है 5 राज्य हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे होते हैं। और बकिया जो 3 स्टेट बचते हैं दोस्तों यूटी, वहां पे क्या होते हैं, तो वहां पे प्रशासक होते हैं। बता देता हूं मैं आपको 5 राज्य कौन से हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले। तो देखिए सबसे पहले राजधानी दिल्ली हो जाती है, उसके बाद लद्दाख है, ठीक है लद्दाख हो जाती है, उसके बाद JNK है, JNK के बाद देखिए पुडुचेरी, ठीक है पुडुचेरी हो जाता है। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे 5 राज्य है जहाँ पर यहाँ पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। बकिया जो 3 राज्य बचा कौन कौन से, तो देखिए एक हमारा चंडीगढ़ हो गया, ठीक है चंडीगढ़ के अलावा देखिए दमन और दीव हो गया, दमन और द्वीप हो गया। एक और कौन सा राज्य है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं प्रशासक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मृदा या फिर दोमट मृदा। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। सारे के सारे आंसर क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा चिकनी मिट्टी, ठीक है जो मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भाषाई आधार पर प्रथम भारतीय राज्य को किस वर्ष मान्यता दी गई थी। ऑप्शन है 1956, 1951, 1950 या फिर 1953। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे, कौन सा राज्य था ये भी आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर प्रथम भारतीय राज्य को किस वर्ष मान्यता दी गई थी, तो याद रखिएगा 1958 में दी गई थी, ठीक है किसे, तो आंध्र प्रदेश को। याद रखिए दोस्तों कौन सा राज्य था भाषाई आधार पर, तो आंध्र प्रदेश राज्य था। और अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी राजधानी है अमरावती, ठीक है अमरावती, अमरावती। और यहीं पे दोस्तों भारत का 25वां याद रखिएगा 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर बना है, तो ये याद रखिएगा अमरावती में भारत का 25वां हाई कोर्ट खुला है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो याद रखिएगा YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है जगन मोहन रेड्डी क्या है, तो यहाँ के हैं
चीफ मिनिस्टर। अगर हम पूछे यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है तो याद रखिएगा यस अब्दुल नज़ीर। अब्दुल नज़ीर यहाँ के क्या है दोस्तों, तो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत ने किसे हराकर महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा महिलाओं ने जो कि पहली बार इसका आयोजन हुआ है, महिलाओं का फर्स्ट बार आयोजन हुआ है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का, और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका इसका मेजबान था। मेजबान कहाँ था, तो दक्षिण अफ्रीका था, और भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार ये खिताब फर्स्ट बार जीता है। और इसकी कप्तान अगर आपसे पूछे भारत की कौन था, तो याद रखिएगा दोस्तों शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा इसकी कप्तान थी। अगर आपसे पूछे अंडर 19 पुरुष, ठीक है, पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो ये भी याद रखिएगा भारत ने ही अंडर 19 पुरुष का भी खिताब जीता है। किसे हराकर जीता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड को ही हराकर पुरुषों ने भी ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन है आपका बी संवाहक, संवाहक, संधारित्र या फिर अतिचालक। चलिए फटाक से आंसर देंगे सभी लोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा अतिचालक। ठीक है, आपको बता दूं अतिचालक क्या होता है, तो वे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर शून्य होता है, इसीलिए बिजली उनके माध्यम से तेजी से बहती है। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है सेव वाटर 2023, कैच द वाटर 2023, सेव द रेन 2023 या फिर कैच द रेन 2023। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा सेव द रेन 2023 का उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? ऑप्शन है आपके पास कम गलनांक, अधिक गलनांक, अधिक प्रतिरोध या फिर कम चालकता। चलिए फटाक से आंसर देंगे सभी लोग, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिएगा। एंड जिनने भी जुड़े दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा कम गलनांक। ठीक है, आपको बता दूं जो फ्यूज का तार होता है उसको प्रयोग किया जाने वाले पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं, तो एक देखिए याद रखिएगा निम्न गलनांक। ठीक है, निम्न गलनांक हो जाता है पहला, निम्न गलनांक हो जाता है, इसके बाद उच्च ओहिक नुकसान। ठीक है, ओहिक नुकसान होता है, दूसरा हो गया नुकसान। तीसरा क्या हो जाता है दोस्तों, उच्च चालकता। ठीक है, उच्च चालकता। उसके बाद चौथा क्या होता है, निम्न लागत, निम्न लागत। और पांचवा क्या हो जाता है, तो निरोध से मुक्ति। ठीक है, याद रखिएगा निरोध से मुक्त। ठीक है, ये 5 होते हैं जो कि फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड या फिर दक्षिण कोरिया। चलिए बताइए, बहुत ही हाईलाइटेड है नाटो, और इसी की वजह से रूस और यूक्रेन में युद्ध भी हुआ है। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो याद रखिएगा फिनलैंड बना है। अगर आपसे पूछे फिनलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है। अगर आपसे पूछे दोस्तों नाटो, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ था। अगला देखिए, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? ऑप्शन है केंद्रिका, गुणसूत्र, वंशाणु या पित्रैक या फिर कोशिका। चलिए बताइए फटाफट, जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा वंशाणु या पित्रैक। ठीक है, आपको बता दूं जो वंशाणु या फिर वंशानुगत चिन्ह होते हैं जिनमें त्वचा
त्वचा का रंग, ऊंचाई आदि जैसी विभिन्न विशेषताएं निर्धारित होती हैं और प्रत्येक डीएनए अणु में वंशाणु के अनुक्रम में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा कौन सी परियोजना है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की एक है वंदे भारत, याद रखिएगा वंदे भारत योजना, जो कि कहाँ की है तो महाराष्ट्र राज्य की है। अगर आपसे पूछे तेलंगाना की मुख्य परियोजना तो याद रखिएगा दोस्तों नेथन्ना। ठीक है, नेथन्ना बीमा योजना। ठीक है, बीमा योजना कहाँ की है तो यह है तेलंगाना राज्य की। अगर हम आपसे पूछे कि कर्नाटक राज्य का कौन सा है तो जन सेवक योजना, याद रखिएगा जन सेवक योजना कहाँ की है तो कर्नाटक राज्य की परियोजना है। अगला देखिए, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। ऑप्शन है पीला, लाल, नीला या फिर सफ़ेद। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे। जो मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा जो टुकड़ा होता है एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है, किस कलर का तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा सफ़ेद कलर का। ठीक है, आपको बता दो जो मैग्नीशियम होता है तमनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया पर यह हाइड्रोजन गैस बनाता है और यह क्षार से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम का अन्य उपयोग क्या क्या होता है दोस्तों तो देखिए, एक आतिशबाजी जो होती है उसमें मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो फ्लैश बल्ब होते हैं, फ्लैश बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके पास भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया या फिर डांडिया रास। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए दोस्तों। एंड जिन्होंने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा डांडिया रास। ठीक है, डांडिया रास जो लोक नृत्य है वो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। अगर आप पूछिए किस राज्य से संबंधित है तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में किया जाता है डांडिया रास। अगर गुजरात के अन्य त्योहारों की बात करके नृत्य की बात के दोस्तों तो देखिए एक हमारा हो जाता है बहुत ही फेमस है गरबा, एक हो जाता है तिप्पन। ठीक है, तिप्पन याद रखिएगा, तिप्पन भी कहाँ का है तो गुजरात राज्य का है। भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों तो याद रखिए आप सभी को पता होगा भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। रासलीला कहाँ का है तो रासलीला जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगर कालबेलिया बहुत ही फेमस है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अगला देखिए, आम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विषहरण, पायसीकरण, उदासीनीकरण या फिर किण्वन। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो अम्ल और क्षारक होते हैं उसके बीच की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा उदासीनीकरण। आपको बता दें जो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है और दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसीलिए ही अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, सरोजा वैजनाथन को उनकी नृत्य शैली के लिए भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्मश्री पुरस्कार और 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी। चलिए बताइए, आपको बताना है कि किस नृत्य शैली, कौन सी नृत्य शैली है तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और सरोजा वैजनाथन जो कि किस नृत्य शैली से हैं तो याद रखिएगा भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम के और कौन कौन से हैं तो देखिए एक बहुत फेमस नाम है माधवी मुदगल, याद रखिएगा माधवी मुदगल, ये किससे हैं तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एक हैं टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मणिपुरी से बात किए देखिए सोनारिक। ठीक है, सोनारिक हैं जो कि बहुत ही फेमस है मणिपुरी नृत्य की। और देवयानी एक हैं, ये याद रखिएगा देवयानी छलिया। ठीक है, देवयानी छलिया। अगर हम बात करें दोस्तों कथक तो कथक से देखिए बहुत से फेमस हैं पंडित बिरजू महाराज, सभी को पता है पंडित बिरजू
महाराज, ठीक है, महाराज। इसके अलावा देखिए सितारा देवी हो जाती हैं, सितारा देवी। एक और है पंडित लच्छू महाराज, ठीक है, पंडित लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। ये किससे हैं? तो कथक से संबंधित है। ओडिसी से बात करें दोस्तों, सभी को पता है, फेमस है सोनल मानसिंह, याद रखिएगा, सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नलिका का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन है आपके पास मूत्रमार्ग, यूरेटर, मूत्राशय या फिर रीनल पेल्विस। चलिए आंसर देंगे सभी लोग, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग, ठीक है। आपको बता दें जो मूत्र मार्ग वह नलिका है जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल या फिर अमृतसर। चलिए बताइए फटाफट, किस शहर में मनाया जाता है सप्तक संगीत समारोह? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, अहमदाबाद में, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 1 से 13 जनवरी के बीच यह मनाया जाता है, 13 जनवरी, 1 से 13, टोटल 13 दिनों का ये क्या होता है? समारोह होता है, ये भी याद रखिएगा। लखनऊ में कौन सा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अवध ए जश्न, ठीक है, अवध ए जश्न महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे तो ये लखनऊ में मनाया जाता है। भोपाल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा लोक रंग उत्सव, लोक रंग उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। कितने दिन का? तो 5 दिन का ये उत्सव है, याद रखिएगा। अमृतसर में होला मोहल्ला, ठीक है, होला मोहल्ला, याद रखिएगा, होला मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला कहाँ मनाया जाता है? अमृतसर में मनाया जाता है। ये त्यौहार 3 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में स्थित है। बताइए, ऑप्शन है बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज। सभी लोग आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। एंड जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, बिठूर, ठीक है। आपको बता दूं जो संयुक्त प्रांत में बिठूर शहर था कानपुर जिले का ही एक हिस्सा था, ठीक है। और वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि बिठूर में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखें, वेशक के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। बताइए, यीशु, महावीर, जुदास या फिर बुद्ध। चलिए बताइए, जो वेशक त्यौहार होता है इनमें से किसके जन्म की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, बुद्ध, ठीक है। जो वेशक होता है बुद्ध के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे वेशक कहाँ मनाया जाता है तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में यह मनाया जाता है। इंडोनेशिया कहाँ पर है? तो जकार्ता में है, याद रखिएगा, ये जकार्ता में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, याद रखिएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे इनकी मृत्यु कब हुई थी तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो कुशीनगर, कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है जगनीक, चंद्रबरदाही, मतीराम या फिर घनानंद। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, चंद्रबरदाई। आपको बता दूं जो चंद्रबरदाई ने ही अपने वीर रस के जो बृहद महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो में इनने इस युद्ध का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। ऑप्शन है सोनू सूद, सलमान खान, सोनू निगम या फिर आमिर खान। चलिए बताइए, जो आई एम नो मसीहा है अभिनेता की आत्मकथा है, आपको बताना है किस अभिनेता की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, सभी को पता होगा, जो सोनू सूद हैं उनकी आत्मकथा का नाम है आई एम नो मसीहा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर उन्नाव।
चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बताइए, 1952, 1954, 1963 या फिर 1956? चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर दीजिए कि जो हमारा भारत रत्न है वह किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद देखिएगा, 1954 में भारत रत्न देना शुरुआत किया गया था। और भारत के रत्न जो किस आकार कैसा होता है दोस्तों, तो आपको बता दूं, पीपल के पत्ते का, ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है भारत रत्न। कब दिया जाता है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे भारत रत्न संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसे दिया गया, ठीक है, सबसे पहले किसे दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया था, आप सभी को पता है। देखिए एक तो राधा कृष्णन को दिया गया था, ठीक है, राधा कृष्णन को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी को दिया गया था दूसरा। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा सीवी रमन तीसरे व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछे कि पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखिएगा पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो सीवी रमन थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था भारत रत्न, याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछे दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पहले मुस्लिम कौन थे, तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत किससे मिला सबसे पहले, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें यह सबसे पहले पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। अगर आपसे पूछे पहली महिला किससे मिला या पहली महिला प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी इनको सबसे पहले मिला था, पहली महिला समझ लीजिए या पहली महिला प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे पहले विदेशी कौन थे, तो आप सभी को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको पहले विदेशी थे जिनको मिला है। अगर आपसे पूछे पहले अभिनेता कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो अभिनेता देखिए MC रामचंद्रन थे, ठीक है, पहले अभिनेता थे। अगर आपसे पूछे पहले संगीतकार कौन थे भारत रत्न प्राप्तकर्ता, तो याद रखिएगा MS सुब्बुलक्ष्मी थी पहली संगीतकार। अगर आपसे पूछे कि पहले खिलाड़ी कौन है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, तो आप सभी को पता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत। चलिए बताइए, जो मथुरा कला विद्यालय है वो किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कुषाण। आपको बता दो जो मथुरा कला विद्यालय मुख्य रूप से कुषाण सम्राट के शासनकाल में विकसित हुआ था, ठीक है, और अपनी 6वीं या 7वीं शताब्दी में यह गुप्त काल के दौरान, याद रखिएगा 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह गुप्त काल के दौरान अपने उच्चतम शिखर पर था। अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 और 2011 की जनगणना में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को समान अर्थात 11वां स्थान मिला है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। चलिए फटाफट आंसर देंगे। एंड दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। कितना है इसकी साक्षरता दर, तो 82.80% है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम
साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार है। ठीक है, बिहार है सबसे कम साक्षर वाला राज्य। कितना है? तो 61.80% यहाँ की साक्षरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के में स्थित है। ऑप्शन है चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या फिर वाराणसी। चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो गुप्त काल में टेराकोटा है यानी पक्की ईंटों से बना भीतरी गांव मंदिर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन या फिर कीर्तिवर्मन। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखिएगा विक्रमादित्य। अगर आपसे पूछे जो बादामी गुफा है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। और अगर आपसे पूछे बादामी का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम वातापी था। ठीक है, याद रखिएगा वातापी था। और आपको बता दें जो बादामी था चालुक्य। ठीक है, याद रखिएगा चालुक्य वंश की राजधानी थी। याद रखिएगा राजधानी थी बादामी, चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगर आप पूछे चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम क्या थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में बैस्टिल डे समारोह के लिए भारत के तीनों सेनाओं के जवान और विमान हिस्सा लेने पहुंचे हैं? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, चीन या फिर ब्रिटेन। चलिए बताइए, बैस्टिल डे जो समारोह होता है वह किस देश में मनाया जाता है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए फ्रांस। ठीक है, आपको बता दो जो फ्रांस की बेस्टिल दिवस परेड में भाग लेने की भारत की तीनों सेनाओं का एक दल फ्रांस जाया है, जो कि कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बेस्टिल 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई को हर साल फ्रांस में मनाया जाता है। यह क्या होता है? तो वहाँ का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है फखरुखसियर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। चलिए बताइए, जो दारा सिकोह थे उसके पिता का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और आपको बता दो कि दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है? ऑर्गन है। याद रखिएगा ऑर्गन है, उसके बाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन का देखिए 78.8%, 08% है। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% होती है। और इनको देखिए ट्रिक है हमारे पास एक याद करने का। आप लोग को पता है गर्मी में हम लोग क्या लगाते हैं? तो कूलर से अगर नहीं आराम मिलता है तो एसी लगाते हैं। तो इसका यही ट्रिक है। तो देखिए इसका ट्रिक है नो एसी। ठीक है, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए भी, वायुमंडल के लिए। तो इसका ट्रिक है नो एसी। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नो से देन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से ऑर्गन और सी से कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, आगा खान पैलेस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है आगा खां पैलेस। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, बिहार या फिर गुजरात। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे।
जहां पर पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 का आयोजन किया गया था, किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, उड़ीसा। ठीक है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण 2020 में हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया था। अगला देखें, स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, देवेंद्र नाथ दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त या फिर नागेंद्र नाथ दत्त। चलिए बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त इनके स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम था। और आपको पूछता हूँ कि जो स्वामी था दोस्तों, ये स्वामी की उपाधि इनको किसने दी थी? स्वामी की जो उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, खेतड़ी के महाराजा हैं, खेतड़ी के महाराजा। ठीक है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, याद रखिएगा, अजीत सिंह के द्वारा इन्हें स्वामी की उपाधि दी गई थी। अगर आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 12 जनवरी, याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 4 जुलाई, ठीक है ना, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को ही आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? याद रखिएगा 1897 ईस्वी को की गई थी। इनकी लिखी कुछ पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, एक है कर्मयोग, ठीक है, कर्मयोग है, राजयोग है और भक्ति योग, ये इनकी बुक का नाम है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इगास उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। चलिए बताइए, जो इगास उत्सव है किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जो इगास उत्सव है उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो इगास त्यौहार को बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो याद रखिएगा बूढ़ी दीपावली, ठीक है, बूढ़ी दीपावली के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। और यह 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जो नियमित दिवाली के बाद पहली अमावस्या से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1934, 1935, 1876 या फिर 1896? चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे, कौन सा अधिवेशन था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? एंड दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 1896 में, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था? तो ये दोस्तों कलकत्ता, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके वहाँ उस समय के अध्यक्ष कौन थे? जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी इसके क्या थे? उस समय अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के। और गायक कौन था? किसने गाया था वंदे, जो गीत है वंदे मातरम? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और कहाँ से लिया गया था, यानी रचना किसने किया था इस गीत का? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र के, जो बंकिम चंद्र के आनंद मठ था, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ से ये लिया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, जनगण मन है, जो राष्ट्रगान है वह किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखिएगा 1911 के ही कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित विशन, ठीक है, पंडित विशन नारायण, ठीक है, नारायण उसमें उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखें, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर? चलिए फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा
2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र किसके महीने में होता है? ऑप्शन है दिसंबर और जनवरी, नवंबर और दिसंबर, फरवरी और मार्च, जनवरी और नवंबर। चलिए बताइए, जो संसद का शीतकालीन सत्र होता है तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में होता है। जो संसद का सत्र होता है 3 सत्र होते हैं, पूरे साल में 3 सत्र होते हैं संसद का। कौन कौन सा देखिए, तो एक हमारा होता है बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र, और सबसे लंबा यही सत्र चलता है। एक होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन सत्र। कब कब होता है ये भी याद रखिएगा। देखिए बजट सत्र सबसे लंबा होता है फरवरी, ठीक है, फरवरी से मई तक, याद रखिएगा फरवरी से मई तक चलता है। मानसून सत्र चल रहा है जुलाई से सितंबर, ठीक है, और शीतकालीन सत्र कब चलता है आपको बता दिया, नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों दिशा पटानी, इलियाना डिक्रूज, आलिया भट्ट या फिर श्रद्धा कपूर। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो नया ब्रांड बाटा इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पटानी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है? चलिए बताइए, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उपाध्यक्ष? बताइए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री के अलावा अधिकतम 9 और सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, टोटल कितने होते हैं, 10 लोग होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इनके अलावा 9 और अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण के द्वारा। कौन सा? तो 2005 के द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। अगला देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, असम, कर्नाटक, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, बताइए। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? सभी को आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। असम की बात की दोस्तों तो सभी को पता है काजीरंगा, ठीक है, बहुत फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। कर्नाटक में कौन सा है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में कौन सा है? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।